Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज हम हिंदी का पेपर 56वां पेपर हल करने वाले हैं, जिसमें पूरे ही 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 15 क्वेश्चन यहाँ पर आपको शिक्षण विधियों के और 15 क्वेश्चन यहाँ पर आपको हिंदी व्याकरण के देखने को मिलेंगे। इसके पहले मैंने सुबह 6:30 बजे संस्कृत का पेपर नंबर 5 अपलोड किया है, उसमें भी पूरे 30 क्वेश्चन डाले गए हैं। तो अगर आपके लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड संस्कृत है तो उस टेस्ट को आप ज़रूर देखिएगा साथियों। एंड स्क्रीन में भी आपको वो टेस्ट मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आरबीएससी की बुक से निर्मित ये पेपर बहुत ही शानदार रहने वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। प्रश्न संख्या 1 है, इनमें से कौन सा विकल्प संज्ञा से विशेषण बना हुआ है? लड़ाकू, बाहरी, तुम्हारा और भारतीय। तो ये जो 4 विकल्प है, इनमें से उस विकल्प का आपको चयन करना है जो संज्ञा से विशेषण बना है। देखिए चारों ही शब्द यहाँ पर विशेषण है। लड़ाकू लड़ना से बना हुआ है साथियों, ये तो लड़ना एक क्रिया है, तो ये क्रिया से विशेषण बना है। बाहरी, बाहरी शब्द, बाहर इसमें मूल शब्द है, ठीक है। बाहर, बाहर, भीतर, तो ये शब्द क्या है? बाहर शब्द एक अव्यय शब्द है, ये अव्यय से विशेषण बना है। तुम्हारा, इसमें मूल शब्द है तुम, तो साथियों तुम के ये रूप है, इसलिए ये जो विशेषण बना हुआ है ये सर्वनाम से विशेषण बना हुआ है। अर्थात यहाँ पर फिर कौन सा विकल्प बचा आपके पास? चौथा विकल्प बचा है भारतीय, जो कि संज्ञा से विशेषण बना हुआ है। प्रथम विकल्प सही है। मूल शब्द इसमें है भारत, और भारत शब्द में ई प्रत्यय लगने से शब्द बन जाता है भारतीय। यहाँ पर भारत शब्द क्या है? एक संज्ञा शब्द है, अतः आपका जो चौथा विकल्प है ये संज्ञा से विशेषण बना हुआ है। चौथा ही विकल्प आपका सही आंसर है प्रश्न संख्या 1 में। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 2 पर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस विकल्प में स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? देह, बाहु, शरीर और सीमा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइएगा। बताना क्या है आपको? जो शब्द स्त्रीलिंग नहीं है उस शब्द का आपको चुनाव करना है मित्रों। तो कौन सा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 2 में? आंसर बताइएगा। और मैं आपको वापस बता दूं कि शाम को 5 बजे पहले, इसके पहले संस्कृत के टेस्ट में भी कहा था कि कुछ स्पेशल लेकर आ रहा हूं, जो सीखने के प्रतिपल टॉपिक है उसको बहुत ही विशिष्ट तरीके से आपके सामने लाऊंगा। उस क्लास को जरूर अटेंड करिएगा। हर कोई जो है रीड की तैयारी करने वाला, उसको नया सीखने को उसमें से जरूर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है साथियों। शाम को 5 बजे, याद रखिएगा टाइम का विशेष। तो यहाँ पर देखिए स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो आपका जो देह शब्द है, देह अच्छी होती है, स्त्रीलिंग शब्द है। बाहु अच्छी होती है, बाहु मतलब भुजाएं, स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन ये जो शरीर, शरीर तो अच्छा होता है, ये शरीर एक पुल्लिंग शब्द है साथियों। अतः यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही है, क्योंकि सीमा भी एक स्त्रीलिंग शब्द है। थर्ड विकल्प है शरीर अच्छा होता है, मतलब ये एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 पर। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तीसरा क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनेगा? फूल, अतिथि, रेडियो और स्कूल। तो मित्रों यहाँ पर देखिए फूल, फूल का बहुवचन क्या बन जाता है? फूलों। क्या बन जाता है? फूलों बन जाता है। अतिथि, अतिथि का बहुवचन क्या बन जाता है? अतिथियों। क्या बन जाता है? अतिथियों, तो इसका भी बन रहा है। लेकिन रेडियो का कोई बहुवचन नहीं बनता है, अतः यहाँ पर आपका जो तीसरा विकल्प है वो सही आंसर है, क्योंकि इसका बहुवचन नहीं होगा। बाकी स्कूल, अगर कोई इंग्लिश का शब्द है, मतलब अंग्रेजी का शब्द है जिसका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं, और यदि आप उसका बहुवचन बनाते हो तो फिर उसका बहुवचन इंग्लिश के माध्यम से ही बनेंगे, स्कूलों नहीं होगा। उसका बहुवचन क्या होगा? स्कूल्स। क्या होगा साथियों? स्कूल्स होगा। तो इसका भी बहुवचन बन रहा है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 3 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 देखेंगे साथियों। तो चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। चौथा क्वेश्चन, कागज का बहुवचन होगा कागजात, कागजों, कागजे और इनमें से सभी। तो मित्रों कागज का बहुवचन इनमें से क्या होगा बताइए? प्रश्न संख्या 4 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तो चौथे क्वेश्चन में आपका जो सही विकल्प है वो रहेगा साथियों कागजों। कागज का बहुवचन कागजों होगा, न कि कागजात और कागजे नहीं होता है। यहाँ पर आपका सेकंड विकल्प ही सही है प्रश्न संख्या 4 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। तो चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। 5वां क्वेश्चन आपके क्या पूछ रहा है?
पांचवा क्वेश्चन है आपके। तो मित्रों प्रश्न संख्या 5, पांचवा क्वेश्चन वाक्य से संबंधित है। मुझे डर है कि कोई हमारी बात सुनता न हो। यह वाक्य काल की दृष्टि से है। संभाव्य वर्तमान काल में आएगा, संदिग्ध वर्तमान काल में आएगा, अपूर्ण वर्तमान काल में आएगा या सामान्य वर्तमान काल में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पर कंफ्यूजन हमें क्या करेगा। देखो अपूर्ण का मतलब क्रिया वर्तमान में जारी रहती है, तो यहाँ पर सुनता न हो, ये वर्तमान में जारी नहीं रह रही है क्रिया, तो ये गलत हो गया। सामान्य भी नहीं है क्योंकि मुझे डर है कि कोई हमारी बात सुनता न हो। यहाँ पर साथियों या तो संभाव्य रहेगा या संदिग्ध रहेगा। इस विकल्प में यदि आप पहले या दूसरे विकल्प का चयन करते हो तो फिर आपको कन्फ्यूज़न होगा कि यार पहला विकल्प सही है या दूसरा विकल्प सही है। तो देखिएगा, मुझे डर है कि कोई हमारी बात सुनता न हो, यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है बात सुनने की, अतः यहाँ पर संभाव्य वर्तमान काल ही आपका सही आंसर है साथियों। संदिग्ध वर्तमान काल में संदेह प्रकट किया जाता है, संभाव्य वर्तमान काल में संभावना व्यक्त की जाती है। प्रथम विकल्प आपका पांचवें क्वेश्चन में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। तो चलिए छठा क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? धर्माधर्म, घर घर, रुपया पैसा, दाल रोटी। तो यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए हैं इनमें से उस विकल्प का चयन करो जिसमें द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। मित्रों देखोगे तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। यहाँ पर धर्माधर्म, अगर इसका समास विग्रह करें तो इसका होगा धर्म या अधर्म। लेकिन जो घर घर शब्द है, घर घर में द्वंद्व समास नहीं है क्योंकि शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है, और जहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति होती है वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। कैसा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है साथियों। इसलिए दूसरे विकल्प में आपके अव्ययी भाव समास हुआ है। देखेंगे जो घर घर है इसके अन्य भी, जैसे दिनों दिन, रातों रात, बीचों बीच, इस प्रकार के विकल्प सभी अव्ययी भाव में आ जाते हैं। सेकंड विकल्प आपका प्रश्न संख्या 6 में सही है मित्रों। बाकी रुपया पैसा, दाल रोटी, इन दोनों में भी द्वंद्व समास ही है। अब होता क्या है कि हम योजक चिन्हों को देख करके डायरेक्ट अगर आप पहला लगा देते तो आपका गलत हो जाता, इसलिए हर जगह आपकी ट्रिक काम नहीं करती है। सेकंड विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 6 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं मित्रों। तो साथियों 7वां क्वेश्चन है, संधि की दृष्टि से अशुद्ध है। अशुद्ध मतलब जो गलत हो रहा है, ठीक है। स्त्री प्लस उपयोगी, स्त्रियोपयोगी, परी प्लस इच्छा, परीक्षा, बच्चा प्लस पन, बचपन, नदी प्लस अर्पण, नद्यर्पण। तो ये जो 4 विकल्प है इनमें से उस विकल्प का चयन कीजिएगा जो अशुद्ध हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न संख्या 7 में सही विकल्प का आपको चयन करना है, तो आपका जो सही विकल्प है वो रहेगा विकल्प नंबर 1। ये अशुद्ध हुआ है क्योंकि स्त्री प्लस उपयोगी को जब हम संधि करते हैं तो शब्द बनता है स्त्रियोपयोगी, स्त्रियोपयोगी, इस प्रकार से ये शब्द बनता है साथियों। यहाँ पर देखोगे आप, इसमें क्या ये जो त्रै त्रिशूल वाला है ये पूरा लिखा हुआ है, तो ये पूरा नहीं होता है क्योंकि ई का यहाँ पर से लोप हो रहा है। लोप क्या हो रहा है? ई को यहाँ से हटा देते हैं, ई के बाद में असमान स्वर आ रहा है तो ई का ये बन जाता है, ये में उ की मात्रा लग जाती है तो शब्द यू बन जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें से त्रि में से ई निकाल लेंगे, त्रि में से, तो त्रै शब्द बनेगा हलंत वाला, और यहाँ पर हलंत वाला नहीं है, यहाँ तो पूरा लिख दिया, इसलिए ये क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। अतः आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा। बाकी परी प्लस इच्छा, परीक्षा ही शब्द बनेगा, यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है। बच्चा प्लस पन, यहाँ पर कोई संधि नहीं हुई है, लेकिन जैसे बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे पानी प्लस घाट हुआ, शब्द क्या बन जाता है? पनघट। क्या बन जाता है? पनघट। और भी बहुत सारे शब्द है। तो साथियों ये बच्चा प्लस पन, बचपन बिल्कुल शुद्ध है ही, है ना। और नदी प्लस अर्पण, इसमें भी ए के बाद ई के बाद असमान स्वर आ रहा है, तो नद्यर्पण को इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो, नद्यर्पण को इस प्रकार से भी लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो द प्लस ये पास पास में द में हलंत लगा और बाद में ये हो तो हम उसको ध्य लिख देते हैं, ये भी शुद्ध ही है साथियों, ठीक है। ये भी अशुद्ध नहीं होता है। यहाँ भी यण संधि है, यहाँ भी यण संधि है, और यहाँ पर दीर्घ संधि है, और यहाँ पर संधि का कोई नाम नहीं है साथियों। लेकिन यहाँ अशुद्ध कौन है? प्रथम विकल्प ही अशुद्ध है। तो प्रथम विकल्प ही आपका राइट आंसर रहेगा 7वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। निम्न में से किस विकल्प में हिंदी का उपसर्ग लगा हुआ है? 19, पुनर्जन्म,
संचय और प्रभंजन। तो साथियों उस विकल्प का चयन करो जिसमें हिंदी का उपसर्ग लगा हुआ है। तो प्रभंजन में प्र उपसर्ग है, संचय में सम प्लस चे सम उपसर्ग है, पुनर्जन्म में पुनर उपसर्ग लगा हुआ है, पुनः प्लस जन्म पुनर्जन्म शब्द बनता है लेकिन पुनः उपसर्ग नहीं होता है, उपसर्ग होता है पुनर। और 19 में साथियों उन उपसर्ग लगा हुआ है। उन उपसर्ग हिंदी का होता है, किसका होता है? हिंदी का। बाकी पुनर, सम और प्र ये तीनों उपसर्ग संस्कृत के मूल रूप से तो 21 ही है, लेकिन अन्य कुछ और भी उपसर्ग होते हैं जो संस्कृत के माने जाते हैं। तो यहाँ पर आपका दूसरा, तीसरा, चौथा संस्कृत में है और 19 शब्द जो है उसमें उन उपसर्ग में हिंदी का उपसर्ग लगा हुआ है। अतः आपका प्रथम विकल्प 8वें क्वेश्चन में सही है साथियों। अगर किसी भी प्रश्न पर आपको डाउट होता है तो आप बिल्कुल उसके लिए कमेंट करके जा सकते हो। नेक्स्ट आता है प्रश्न संख्या 9। तो 9वां क्वेश्चन, अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है लुटिया, ममेरा, भागिने और देवरानी। तो बताइए प्रश्न संख्या 9 में कौन सा विकल्प है जो अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आ जाता है? देखिएगा अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत इनमें से कौन सा आएगा? इसका राइट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर है भागिने। साथियों अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय क्या होता है? अपत्यवाचक का मतलब होता है संतानवाचक। क्या होता है? संतानवाचक। जैसे साथियों यहाँ पर जो भागिने शब्द है, भागिने बहन का जो लड़का होता है उसको भागिने कहा जाता है, तो वो एक संतानवाचक प्रत्यय के अंतर्गत आएगा भागिने शब्द। बाकी जो लुटिया शब्द है ये यहाँ पर ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आएगा। ममेरा शब्द मामा प्लस एरा ये संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय में आएगा। देवरानी भी संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय में ही आएगा। तो यहाँ थर्ड विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 9 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। तो चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेंगे। उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि नाव का पर्यायवाची नहीं है। नाव का नाम बोट जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नाव, तो उसका पर्यायवाची जो नहीं है उसको देखिएगा। तरणी, तटिनी, तरी और नैया। तो इनमें से कौन सा विकल्प नाव का पर्यायवाची नहीं है मित्रों? 10वें क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर है वो रहेगा तटिनी। तटिनी शब्द नाव का पर्यायवाची नहीं है बल्कि ये तो नदी का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? नदी का। तरणी शब्द भी नाव का पर्यायवाची है, तरी शब्द भी नाव का पर्यायवाची है और नैया शब्द भी नाव का पर्यायवाची है। सेकंड विकल्प आपके 10वें क्वेश्चन में सही रहेगा। नेक्स्ट आते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 11 पर। तो साथियों प्रश्न नंबर 11 है आपके, अशुद्ध विलोम युग्म नहीं है उसका चयन कीजिए। निष्ठुरता का घृणा, विषाद का शोक, उदार का नगद, शाश्वत का क्षणिक। प्रश्न संख्या 11 को समझ करके उत्तर देना। जल्दबाजी में उत्तर दिया तो उत्तर गलत हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका मैं आपको बता देता हूँ। राइट आंसर इसका है फोर्थ विकल्प, शाश्वत का क्षणिक। क्योंकि प्रश्न आपसे पूछ रहा है अशुद्ध विलोम युग्म नहीं है, मतलब जो अशुद्ध नहीं है वो बताना है। तो साथियों निष्ठुरता और घृणा दोनों एक ही चीज़ होती है, इसलिए ये तो अशुद्ध है। विषाद और शोक ये भी एक ही है, ये तो पर्याय है एक दूसरे के, इसलिए ये भी अशुद्ध विलोम युग्म है। उदार तो एक शब्द होता है उदार और एक शब्द होता है उधार। तो यहाँ पर देखिए उदार है, अगर शब्द होता उधार तो उधार का नगद हो जाता है, लेकिन उदार का तो अनुदार होता है साथियों, इसलिए यहाँ पर ये भी क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। अर्थात यहाँ पर जो चौथा विकल्प है शाश्वत, शाश्वत का होता है क्षणिक। क्षणिक मतलब कुछ समय के लिए, शाश्वत मतलब बहुत ज़्यादा समय के लिए। तो यहाँ पर जो चौथा विकल्प है ये अशुद्ध विलोम युग्म नहीं है। चौथा विकल्प ही आपका राइट आंसर है साथियों 11वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे। इनमें से किस विकल्प में लिंग संबंधी अशुद्धि हुई है? इकाइयाँ, वाल्मीकि, प्रमाणिक और सरोजनी। तो साथियों लिंग संबंधी अशुद्धि इनमें से किस विकल्प में हुई है बताइएगा। प्रश्न संख्या 12 में सही आंसर कौन सा रहेगा? तो देखिए वाल्मीकि, वाल्मीकि जो शब्द है इसमें क्या अशुद्धि हुई है? जब हम वाल्मीकि लिखते हैं तो वाल्मीकि को इस प्रकार से लिखा जाता है, ये शुद्ध रूप है। अशुद्धि तो चारों में है लेकिन आपको लिंग संबंधी अशुद्धि देखनी है। तो यहाँ पर जो वाल्मीकि शब्द है इसमें वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। कैसी अशुद्धि है? वर्तनी। फिर इसके बाद में हम देखेंगे प्रमाणिक। तो प्रमाणिक शब्द जो शब्द है इसमें प्रमाण
प्लस इक बराबर शब्द बन जाता है प्रामाणिक। क्या शब्द बनेगा? प्रामाणिक। तो अशुद्धि तो इसमें भी हुई है, लेकिन इसमें प्रत्यय संबंधी अशुद्धि हुई है, तो ये भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। अब एक शब्द है सरोजनी। सरोजनी नहीं होता है, शब्द होता है सरोजिनी। क्या होता है? सरोजिनी शब्द होता है साथियों शुद्ध। यहाँ पर इसमें लिंग संबंधी अशुद्धि हुई है। कौन सी अशुद्धि हुई है? इसमें लिंग संबंधी। बाकी इकाइयाँ शब्द जो होती है, एक तो होती है इकाई, और इकाई में या जब जोड़ देते हैं तो शब्द क्या बन जाता है? इकाइयाँ। इकाइयाँ में इस प्रकार से इकाइयाँ लिखा जाता है, बड़ी ई नहीं लगती है, तो यहाँ पर वचन संबंधी अशुद्धि हुई है। भाई ये तो इकाई तो एक वचन और इकाइयाँ बहुवचन में आएगा, तो यहाँ पर वचन संबंधी अशुद्धि है, यहाँ पर वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, यहाँ पर प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है, लेकिन सरोजनी ये जो अशुद्धि है ये यहाँ पे लिंग संबंधी अशुद्धि को प्रकट कर रही है। चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 12 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करके जाना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो प्रश्न संख्या 13 है, मेरा बड़ा भाई कार्तिक क्रिकेट खेलने में अधिक रुचि रखता है, वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। मेरा बड़ा भाई कार्तिक क्रिकेट खेलने में अधिक रुचि रखता है, तो उस विकल्प का चयन करो जो उद्देश्य के विस्तार को प्रकट कर रहा है। बताइए 13वें क्वेश्चन में सही आंसर। तो साथियों 13वें क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 1, क्योंकि उद्देश्य का विस्तार मतलब कर्ता का विस्तार। कर्ता का विस्तार क्या होता है? जो कर्ता के पूर्व में वाक्य दिया हुआ हो उसको ही कर्ता या उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। तो कर्ता कौन है यहाँ पर? कार्तिक। कार्तिक के पहले क्या दिया हुआ है? मेरा बड़ा भाई। तो मेरा बड़ा भाई यहाँ पर कर्ता या उद्देश्य का विस्तार होगा। विकल्प नंबर 1 सही है 13वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आएंगे मित्रों। आपके 14वां क्वेश्चन है, चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बहुत लज्जित होना, बहुत खुश होना, बहुत बेशर्मी होना और बहुत कायर होना। तो यहाँ पर बताइए चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ, इनमें से सटीक अर्थ बताना है। कौन सा अर्थ सटीक है? तो 14वें क्वेश्चन में आंसर जो आपका है साथियों वो रहेगा बहुत बेशर्म होना। चिकना घड़ा होना का मतलब क्या होता है? जैसे चिकने घड़े पर पानी नहीं टिकता है ना, उसी प्रकार से कोई जो व्यक्ति होता है अगर वो चिकना घड़ा हो गया, उसके लिए ये मुहावरा आप प्रयोग कर रहे हो, मतलब वो बहुत बेशर्म हो गया है, वो कोई उसको कुछ भी कह दो उसको शर्म ही नहीं आती है। थर्ड विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 14 में साथियों। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 15 को। तो 15वां क्वेश्चन आपके क्या है, काबुल में क्या गधे नहीं होते हैं? लोकोक्ति का अर्थ बताइए। बेईमान सब जगह पाए जाते हैं, धोखेबाज सब जगह पाए जाते हैं, ईमानदार सब जगह पाए जाते हैं और मूर्ख सब जगह पाए जाते हैं। तो बताइए काबुल में क्या गधे नहीं होते हैं? प्रश्न संख्या 15 में इस लोकोक्ति का सही अर्थ कौन सा होगा? तो मित्रों प्रश्न संख्या 15 में ये जो लोकोक्ति दी हुई है इसका अर्थ होता है मूर्ख सब जगह पाए जाते हैं, अर्थात काबुल में क्या गधे नहीं होते हैं। गधे का मतलब मूर्ख से लिया जाता है साथियों, ईमानदार, धोखेबाज और बेईमान से नहीं लिया जाता है। इसलिए जो चौथा विकल्प है 15वें क्वेश्चन में वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है आपके प्रश्न संख्या 16। किस विधि या प्रणाली में शिक्षक कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंग की व्याख्या करता है? शब्दार्थ कथन विधि, व्याख्या विधि, व्यास विधि और समीक्षा विधि। तो बताइए 16वें क्वेश्चन में कौन सा विकल्प सही है? उस विधि का नाम बताइएगा जिसमें जो शिक्षक पढ़ाने वाला वो कथावाचक, जैसे कथा का वाचन करते हैं ना, उसका स्थान ग्रहण करते हुए मतलब वैसे ही प्रसंग की व्याख्या करता है। 16वें क्वेश्चन में इसका राइट आंसर है साथियों व्यास विधि, जिसको भाष्य विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में शिक्षक कथावाचक की तरह प्रसंग की व्याख्या करता है। थर्ड विकल्प आपके 16वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। तो आपके 17वां क्वेश्चन है, इकाई किसी समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती है। इकाई विधि का यह कथन है किसका? मॉरिसन का, हर्बर्ट का, जॉन ड्यूवी का और थॉमस एस एमरिस्क का। उपयुक्त कथन इकाई विधि के संबंध में किसके द्वारा कहा गया है? प्रश्न संख्या 17 में सही विकल्प का चयन करो। तो बताइए प्रश्न संख्या 17 में सही आंसर। तो मित्रों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो रहेगा थॉमस एमरिस्क के द्वारा।
ये कथन कहा गया है। चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 17 में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 18 को। मित्रों 18वां क्वेश्चन देखेंगे। समवाय विधि में शिक्षण होता है सभी विषयों का समेकित ज्ञान, गद्य पद्य शिक्षण के साथ व्याकरण शिक्षण कराना, उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़कर व्याकरण का ज्ञान कराना, व्याकरण का अलग से सैद्धांतिक ज्ञान कराना। समवाय विधि जिसको सहयोग विधि के नाम से भी जानते हैं, इसमें किस प्रकार से शिक्षण करवाया जाता है या किन तथ्यों या किन चीज़ों का शिक्षण करवाया जाता है, बताइएगा। 18वें क्वेश्चन में सही आंसर समवाय विधि का नाम सभी ने सुन रखा होगा। समवाय विधि में क्या होता है साथियों, जो व्याकरण का ज्ञान है वो गद्य पद्य के साथ ही बच्चों को प्रस्तुत कर दिया जाता है, जबकि उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़कर व्याकरण का ज्ञान कराना भाषा संसर्ग विधि की विशेषता है। व्याकरण का अलग से सैद्धांतिक ज्ञान इसमें नहीं कराया जाता है। सभी विषयों का समेकित ज्ञान मतलब एक साथ ज्ञान भी इस विधि में नहीं होता है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है मित्रों प्रश्न संख्या 18 में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। तो चलिए देखेंगे 19वें क्वेश्चन को। 19वां क्वेश्चन, निम्न में से रचना शिक्षण की विधि नहीं है। प्रवचन विधि, निर्देशन विधि, प्रश्नोत्तर विधि और भाषा संसर्ग विधि। तो बताइए 19वें क्वेश्चन में कौन सा विकल्प सही रहेगा। आपको सभी को ये विदित है कि एग्जाम तो आपके 26 सितंबर को ही होना तय हो गया है, बिल्कुल फिक्स है। अब यहाँ पर पदों की संख्या 31,000 से बढ़ा करके लगभग 40,000 के आसपास में सुनाई आ रही है कि भाई पदों की बढ़ोतरी भी होगी। तो साथियों ये गोल्डन चांस है आपके लिए, कोई बहाना नहीं होना चाहिए, अभी भी टाइम है। लगातार टेस्ट सीरीज ये ज्वाइन करके रखना, लगातार सेल्फ स्टडी जितनी कर रहे हो उतनी ज़्यादा, जितनी ज़्यादा कर सको उतनी ज़्यादा सेल्फ स्टडी करना चालू कर दो, क्योंकि इस बार जो टक्कर है वो बहुत ही ज़्यादा है। सिलेक्शन लेना बहुत ही बड़ी बात है। इस बार लोगों की तैयारी बहुत ही हाई लेवल तक पहुंच चुकी है, ये मान के चलिए आप। अगर आप भी वहां पे जाना चाहते हो तो बिल्कुल भी अब मक्करी करने की जगह नहीं बची है। यहाँ पर 19वें क्वेश्चन में राइट आंसर जो है रचना शिक्षण की विधि नहीं है। साथियों प्रश्नोत्तर, निर्देशन, प्रवचन तीनों ही रचना शिक्षण की विधियों में आ जाती है। प्रवचन के माध्यम से, निर्देशन के माध्यम से, प्रश्नोत्तर के माध्यम से आप बच्चों को रचना शिक्षण करवा सकते हो। लेकिन भाषा संसर्ग जो विधि है इसका प्रयोग व्याकरण शिक्षण के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? व्याकरण शिक्षण के लिए। चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 19 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं। तो चलिए आते हैं 20वें क्वेश्चन पर। मैं आपको फिर बता दूं, ईमानदारी से कमेंट करके जाइए। जो 25 प्लस स्कोर कर रहा है मतलब उसकी तैयारी सिलेक्शन के लायक चल रही है। 25 प्लस जो कर रहा है, लेकिन बिल्कुल ईमानदारी से। 20वां क्वेश्चन, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति किस विधि से शिक्षा देने से बढ़ती है? आगमन विधि से, निगमन विधि से, दृष्टांत विधि से और व्याख्यान विधि से। रटने की प्रवृत्ति का विकास इनमें से किस विधि के माध्यम से होता है साथियों? तो आगमन विधि में तो बच्चा खुद करके समझ करके सीखता है, तो इससे रटने की प्रवृत्ति नहीं बढ़ेगी। निगमन विधि, दृष्टांत विधि और व्याख्यान। साथियों व्याख्यान में क्या होता है, अध्यापक बच्चों के सामने जो भी टॉपिक होता है उस पर व्याख्यान प्रस्तुत करता है, तो छात्र उस चीज़ को रटेंगे थोड़ी व्याख्यानों को, इसलिए ये भी सही नहीं है। दृष्टांत का मतलब तो उदाहरण विधि से लिया जाएगा। उदाहरण में रटना नहीं होता है, बल्कि जो निगमन विधि है उसमें रटने की प्रवृत्ति बढ़ती है। क्योंकि निगमन विधि में क्या होता है, पहले सूत्र या नियम बता दिए जाते हैं, वो नियम या सूत्र बच्चों को रटना पड़ता है। अतः यहाँ पर सेकंड विकल्प 20वें क्वेश्चन में सही है मित्रों। नेक्स्ट आता है 21वां क्वेश्चन। नीरस विषय को भी रोचक बनाकर प्रस्तुत किया जाता है व्याख्यान विधि में, कहानी विधि में, सूत्र विधि में और प्रदर्शन विधि में। तो बताइए 21वें क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा है? जो नीरस विषय मतलब जिसमें बच्चों का मन नहीं लगता है उसको भी रोचक बना करके कौन सी विधि के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है? तो आपका जो सही आंसर है वो रहेगा कहानी विधि। कहानी विधि में क्या होता है, कहानी के माध्यम से बच्चों को टॉपिक पढ़ाया जाता है। अब बच्चों की कहानी में तो रुचि होती ही है, तो वो जो टॉपिक उसमें थोड़ा सा कहानी, थोड़ी सी एक तरह से कहानी डाल करके और आप बच्चों के सामने प्रस्तुत करोगे तो बिल्कुल बच्चे उसमें जरूर रुचि लेंगे। सेकंड विकल्प सही रहेगा 21वें क्वेश्चन में मित्रों। नेक्स्ट आता है आपके प्रश्न नंबर 22। तो चलिए आते हैं 22वें क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा प्रयोजना विधि का गुण नहीं है? प्रयोजना विधि का नाम सभी ने सुन रखा होगा, किलपेट्रिक वाली विधि है ये। मनोवैज्ञानिक है ये विधि। प्रजातांत्रिक भावना का विकास होता है इस विधि से। समवाय के सिद्धांत द्वारा शिक्षण इस विधि में कराया जाता है
और स्वेच्छाचारिता इस विधि में पाई जाती है। तो साथियों बताइए परियोजना विधि का गुण इनमें से कौन सा नहीं है। 22वें क्वेश्चन में सही विकल्प आपका रहेगा स्वेच्छाचारिता, विकल्प नंबर 4, ये परियोजना विधि का गुण नहीं है। क्योंकि स्वेच्छाचारिता का मतलब क्या हुआ, खुद की इच्छा से काम करना। तो खुद की इच्छा से ही काम नहीं किया जाता है पूर्ण रूप से, जो परियोजना जो टॉपिक दिया हुआ है उस पर आधारित होता है कार्य। तो इसलिए जो चौथा विकल्प है वो इसका आंसर है, ये परियोजना विधि का गुण नहीं है मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं। आपके 23वां क्वेश्चन है सैनिक विधि का सूत्रपात निम्न में से किस देश में हुआ। फ्रांस, जर्मनी, चीन और अमेरिका। सैनिक विधि का सूत्रपात अर्थात प्रारंभ अमेरिका में हुआ। किस देश में हुआ साथियों, अमेरिका में ही सबसे पहले इस विधि को चलाया गया था। तो चौथा विकल्प आपके 23 में सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 पर। तो चलिए 24वां क्वेश्चन, निम्न में से भाषा प्रयोगशाला का आवश्यक उपकरण है ध्वनि मुद्रण यंत्र, संगणक, श्रवण प्रकोष्ठ और इनमें से सभी। तो जो भाषा प्रयोगशाला विधि होती है या जो भाषा प्रयोगशाला जो है इसमें ध्वनि मुद्रण यंत्र भी होता है, संगणक मतलब कंप्यूटर भी होता है, श्रवण प्रकोष्ठ भी होता है। अर्थात यहाँ पर इनमें से सभी विकल्प, जो चौथा विकल्प है वो आपका राइट आंसर है साथियों 24वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 पर। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक जरूर करके जाइए। मुझे पता है लाइक नहीं करते हो। 50% अभी भी चैनल पर ऐसे मेंबर है जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है साथियों। तो ये गलत बात है यार। आपके लिए जो किया जाता है, आप सिर्फ एक टिक करना होता है, उस टिक को भी आप नहीं करते हो। अब आप नहीं करते हो, आपके जाने क्या सोच रहती है वो आपको ही पता है। लेकिन ऐसी टेस्ट सीरीज आप पैसे देकर खरीदोगे तब भी नहीं मिल पाएगी। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 25 पर। 25वां क्वेश्चन, भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने से, अधिक से अधिक भाषा प्रयोग करने से, भाषा सुनने से और साहित्य पढ़ने से। तो जो बेस्ट विकल्प है उसका चयन करना है आपको कि इनमें से वो विकल्प कौन सा है जिससे भाषा प्रयोग की कुशलता संभव हो पाएगी सबसे ज़्यादा। साथियों प्रश्न संख्या 25 में वैसे तो आपको जो चारों आंसर है वो ही सही है कि भाषा प्रयोग की कुशलता तो सभी से बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर बेस्ट विकल्प का अगर हम चयन करें तो वो रहेगा अधिक से अधिक भाषा प्रयोग। अगर बालक ज़्यादा से ज़्यादा भाषा प्रयोग करेगा तो बिल्कुल भाषा प्रयोग की कुशलता बढ़ेगी साथियों। सेकंड विकल्प 25 में सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 26 को। तो मित्रों प्रश्न संख्या 26, वह मूल्यांकन जिसमें अध्यापक बालकों की प्रगति से अवगत रहता है और बालक भी सतत सावधान होकर वर्ष भर परिश्रम करता रहता है, उस मूल्यांकन को क्या कहा जाएगा। उचित मूल्यांकन, सर्वांगीण मूल्यांकन, सतत समग्र मूल्यांकन और उद्देश्य आधारित मूल्यांकन। तो साथियों प्रश्न संख्या 26 में सही विकल्प का आपको चयन करना है। देखिए मूल्यांकन का वह प्रकार जिसमें अध्यापक बालकों की प्रगति से अवगत रहेगा कि बालकों ने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है। बालक भी सतत मतलब लगातार सावधान होकर वर्ष भर परिश्रम करेगा। तो इस प्रकार के मूल्यांकन को सतत समग्र मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 26 में सही है मित्रों। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 27 को। तो आपके 27वां क्वेश्चन, किस छात्र ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है इसका पता लगाया जाता है शिक्षण विधियों द्वारा, निदानात्मक परीक्षण द्वारा, उपचारात्मक परीक्षण द्वारा और निष्पत्ति परीक्षण द्वारा। तो साथियों शिक्षण विधियों द्वारा, शिक्षण विधियां तो शिक्षण को प्रभावी और रुचिकर बनाने में मदद करती है। ये थोड़ी मदद करती है कि कितना ज्ञान प्राप्त किया है। निदानात्मक परीक्षण में बच्चों की कमजोरियों को देखा जाता है कि बच्चे किस क्षेत्र में कमजोर हैं। उपचारात्मक परीक्षण में इन कमजोरियों को दूर किया जाता है उनका उपचार करके। अर्थात यहाँ पर जो निष्पत्ति परीक्षण है जिसको उपलब्धि परीक्षण भी कहा जाता है, इनके द्वारा ही ये पता लगता है कि छात्र ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है। चौथा विकल्प आपके 27वें क्वेश्चन में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 28 पर। निम्न में से संकल्पना मानचित्र का अन्य नाम कौन सा है। मानस मानचित्र, दृश्य मानचित्र, शब्द मानचित्र और ज्ञान मानचित्र। तो साथियों जो संकल्पना मानचित्र है इसको एक और अन्य किस नाम से जाना जाएगा दिए गए विकल्पों में से। संकल्पना मानचित्र का मतलब क्या होता है, कोई भी जो तथ्य या प्रकरण होता है उसके बारे में मस्तिष्क में एक अर्थ निर्माण होना। जैसे कोई भी टॉपिक है, जैसे मान लीजिए
हिंदी का संधि का टॉपिक हुआ। संधि का टॉपिक नाम आते ही हमारे माइंड में एक बात चलती है, अच्छा संधि जिसमें वर्णों का मेल होता है। यार संधि के तो 3 प्रकार है, स्वर व्यंजन विसर्ग। अच्छा स्वर संधि के भी 5 प्रकार है, इनमें भी कुछ अपवाद है संधियों में। इस प्रकार से तो साथियों इसको मानस मानचित्र भी कहा जाता है। प्रथम विकल्प 28वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 29 को, जो कि आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। छात्रों को अपनी मातृभाषा में बोलने का अवसर प्रदान करना चाहिए ताकि छात्र अपने आप को कमजोर न समझे, छात्र अपनी निजी कठिनाइयाँ बता सके, छात्र अपना गृह कार्य आसानी से कर सके, छात्रों के लिए अधिगम प्रक्रिया सरल एवं सहज हो। तो 29वें क्वेश्चन में सही विकल्प का चयन करो साथियों। मातृभाषा में बोलने का अवसर प्रदान क्यों करना चाहिए बच्चों को? देखो कमजोर न समझे इसलिए थोड़ी, कठिनाइयाँ बता सके, गृह कार्य आसानी से कर सके, ये विकल्प थोड़े कमजोर हैं। बाकी जो बेस्ट विकल्प है वो आता है छात्रों के लिए अधिगम प्रक्रिया सरल एवं सहज हो सके, इसलिए छात्रों को अपनी मातृभाषा में बोलने का अवसर प्रदान करना चाहिए। चौथा विकल्प 29वें क्वेश्चन में सही है साथियों। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन देखेंगे, जो है आपके बोलने के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, एमपी टेट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कल्पनाशीलता, अर्थग्रहण, भाव एवं विचार और स्वर एवं व्यंजन। तो अगर आप सोच रहे हो कि बोलने के लिए आवश्यक तत्व स्वर एवं व्यंजन है तो इसको गलत माना गया है। राइट आंसर माना गया है भाव एवं विचार को, ये बोलने के लिए आवश्यक तत्व है साथियों। थर्ड विकल्प आपके 30वें क्वेश्चन में सही है। तो कमेंट करके जाए यार कितने क्वेश्चन सही हुए ईमानदारी से, और लाइक और शेयर जरूर करिएगा साथियों। वीडियो को लगातार आपके लिए रोज़ाना डेली टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप सभी का इसी प्रकार सहयोग बना रहे तो मैं और ज़्यादा आपके लिए आगे अच्छा मैटर लेकर आऊँगा साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद है एक बार फिर से।